आज के सत्र में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी अगली कविता, तो जिसका नाम है गीत फरोश, सन्नाटा और सतपुड़ा के घने जंगल, जिसे किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो सन 1913 में कहाँ हुआ था? टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में। कब हुआ? 1913 में। कौन से गाँव में हुआ? टिगरिया गाँव में। ठीक है, अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उनको एक नज़र देख लेते हैं। तो इसमें सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, गीत फरोश भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नामम, कमल के फूल, बाड़ी की दीनता, टूटते का सुख, कालजयी, महत्वपूर्ण रचना इनकी। कालजयी पूछ ली जाए किसकी रचना है, तो किसकी है? ये भवानी प्रसाद की। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 1980। ठीक है, तो उसकी आग, ये भी महत्वपूर्ण है, और नीली रेखा तक। ठीक है, अब चलते हैं इनके सम्मान की तरफ कि इन्हें इनके साहित्य के लिए कौन कौन से सम्मान से इन्हें नवाजा गया। तो सबसे पहले देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो कब दिया गया उन्हें? 1972 में। किस रचना पर दिया गया? बुनी हुई रस्सी पर। ठीक है, दूसरा जो है मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद दिल्ली प्रशासन द्वारा इन्हें क्या दिया गया? गालिब पुरस्कार। क्या दिया गया? गालिब पुरस्कार। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। अब बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1885 में। कहाँ हुई थी? नरसिंहपुर में। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण तथ्य इनके संबंध में कहे जाते हैं कि इन्हें कविता का गांधी कहते हैं। इन्हें कविता का गांधी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कविता का गांधी कौन है, कि कविता का गांधी कौन है, तो कौन है आपके? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, छायावादोत्तर युग के ये कवि हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भवानी प्रसाद मिश्र किस युग के कवि हैं, तो किस युग के हैं आपके? छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तथा तार सप्तक के द्वितीय जो तार सप्तक था उसके प्रथम कवि भी कौन है आपके? भवानी प्रसाद मिश्र। ये तार सप्तक से भी क्या है? अपना संबंध रखते हैं। माता की इनकी बात करें तो इनकी माता का नाम गोमती देवी है। पिता इनके कौन है? पंडित सीताराम मिश्रा। ठीक है, अब इनका संपादन कार्य देखें कि किस किस क्षेत्र में इन्होंने संपादन कार्य किया है। तो इन्होंने कल्पना पत्रिका का संपादन कार्य किया, इसके साथ ही इन्होंने संपूर्ण गांधी वांग के संपादक मंडल में भी ये रहे। उसके बाद देखें ये कैसे कवि हैं, तो ये सहज संवेदना के कवि हैं। महत्वपूर्ण कथन है ये, सहज संवेदना के कवि कि भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा? तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से इनका जो जन्म है वो 1914 में हुआ है, लेकिन कुछ लोग इनका जन्म क्या मानते हैं? 1913। अगर ऑप्शन आए कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ है, तो 1914 हो तो 14 कर देना, अगर 13 लिखा हो तो 13 कर देना। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली जो कविता है हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसकी तरफ। तो हमारी कविता का जो शीर्षक है वो क्या है? गीत फरोश, यानी गीत को बेचने वाला। ठीक है, तो ये जो गीत फरोश कविता है वो किस संग्रह में है? तो ये गीत फरोश काव्य संग्रह में ये रचना है। ठीक है, तो इसका जो संग्रह है वो 1956 में प्रकाशित हुआ था। ये संग्रहालय यानी कि जो गीत फरोश काव्य संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ? 1956 में, है ना। और इसमें कितनी कविता हैं? 68 कविताएं पूछ ली जाती हैं कि आपका जो गीत फरोश, एक तो आपकी कविता ही है मूल रूप से। ठीक है, इसका प्रकाशन देखिए 1947 में हुआ था, बाद में क्या हुआ? इसे काव्य संग्रह में ऐड कर लिया गया, है ना। तो वो कब प्रकाशित हुआ? 1956 में। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें पहला तो संपादन जो सन लिखी है वो 1947 है और काव्य संग्रह की 1956 है। ये पहले मुक्त रचना थी यानी, ठीक है। तो गीत फरोश जो पहले मुक्त रूप से छपी थी, तो कब छपी थी? 1947 में, लेकिन बाद में जाके इसे गीत फरोश काव्य संग्रह में ऐड कर लिया गया। तो इसमें कितनी कविताएं हैं? 68 कविताएं हैं। तो उसमें सबसे अंतिम जो हमारी कविता है वो क्या है? गीत फरोश, यानी कि गीत को बेचने वाला। तो चलते हैं अपनी कविता की तरफ। तो जो गीत फरोश है, तो पहले उसकी हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो यहाँ पर क्या है? एक जो गीत बेचने वाला होता है, जो कवि है जो गीत को बेचता है, तो उसकी क्या क्या मजबूरियां हैं जिनके कारण वो अपने गीत बेचता है। उसमें प्रतिभा बहुत है, पर क्या है? उसे सही दिशा नहीं मिल पा रही, जिसके कारण वो गीतों को बेचता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है तो देख लेते हैं।
जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, यानी कि मैं कई किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। यानी कि जो गीत है तो उसको इसने किससे संबोधित किया है? माल से, कि आप एक बार गीतों को देखिए, यानी कि माल को देखिए, तभी मैं दाम बताऊंगा कि मैं गीत कितने में बेचूंगा। जैसे हम किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो पहले हम उसकी किस्म देखते हैं ना, कि चीज सही है या गलत है ना, कि खराब है, तभी तो उसी के हिसाब से हम उसकी क्या है दाम लगाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो गीतकार है तो वो क्या कहता है कि आप पहले गीत देखिए, उसके बाद मैं दाम बताऊंगा, ठीक है। बेकाम नहीं काम बताऊंगा। मेरा जो भी गीत है वो बेकाम नहीं है, वो कोई ना कोई महत्व को ग्रहण किए हुए हैं। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। नहीं, कुछ गीत कैसे लिखे हैं मैंने? मस्ती में, उमंग में लिखे हैं। कुछ गीत मैंने क्या लिखे हैं? उदास भाव से लिखे हैं, ठीक है। यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। यानी कि जो ये गीत है वो आपके सर दर्द को भुला देगा आप, ठीक है। दूसरा क्या है? और एक गीत जो है वो क्या है? पिया को पास बुलाएगा। यानी कि श्रृंगार युक्त भी गीत मैंने लिखे हुए हैं जो आपको पिया को पास बुलाने में सहायता प्रदान करेगा। चलते हैं अपने अगले प्रसंग पर। तो जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। अब यहाँ पर कोई गीतकार से पूछ रहा है कि तुम गीत बेचते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? तो इसमें जो लेखक है, जो कवि है, वो क्या कहना चाह रहा है? जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। हाँ, पहले कुछ दिन मुझे क्या लगी? शर्म लगी कि मैं गीत बेचता हूँ। पर बाद में अकल जगी मुझको। पर बाद में मुझे अकल आई कि जो लोगों ने तो बेच दिए ईमान, कि लोग तो अपना ईमान तक बेच देते हैं, तो मैं तो गीत बेच के इतना कोई बड़ा पाप भी नहीं किया है। जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान, कि आप ये बात सुनकर ज्यादा हैरान ना हो। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, कि मैं भी सोच समझ कर ही कोई कार्य कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने गीत बेच रहा हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, यानी कि मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखें। अब देखिए यहाँ पर वो क्या है? अपने गीत की नुमाइश कर रहा है, कि जो जैसे ग्राहक आते हैं है ना, तो जो दुकानदार होता है वो चीजों को दिखाता है कि ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। वैसे क्या है, जो गीतकार है वो अपने गीतों को दिखा रहा है कि यह गीत के जो ये गीत है वो किस में लिखा है? सुबह का है, गाकर देख लीजिए, आप एक बार से गाकर देख लीजिए। दूसरा क्या है? यह गीत गजब का है, ढाकर देखें, है ना। तो ये दूसरा गीत देख लीजिए, ये भी गजब का है। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। तो इसमें बताता है ये जो गीत है मैंने क्या है? अकेलेपन में लिखा था, और जो दूसरा गीत है वो मैंने कहाँ लिखा था? पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता, यह गीत बढ़ाई से बढ़ जाता। यानी कि जो गीत है वो पहाड़ी पर चढ़ने से चढ़ भी जाता है, और इस गीत को क्या है हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये अपने गीत की जो है जो विशेषता है वो किसे बता रहा है? ग्राहक को। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। यानी कि मैंने एक ऐसा भी गीत लिखा है जो भूख और प्यास दोनों को भगाता है ना। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे कटाक्ष जो भवानी प्रसाद मिश्र ने किस पे किया है? सरकार पे किया है ना, सरकार की नीतियों पे किया है। जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की हवा हुजूर, यानी कि इस गीत में क्या है? भुवाली की हवा भी उपलब्ध है। यह गीत तपेदिक की दवा हुजूर, और यह गीत कैसा है? तपेदिक की दवा के समान है। जी और गीत भी दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें तो आप तो गाता हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो मैं और भी गीत गा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी छंद और बेछंद पसंद करें। यानी कि अगर आपको छंद युक्त गीत चाहिए तो बताइए, या आपको बेछंद गीत चाहिए तो बताइए। जी अमर गीत और वे जो तुरंत बने। आपको अमर गीत चाहिए तो वो बताइए, या ऐसे गीत जो क्या है मरण अवस्था में गाए जाते हैं ना। तो ना बुरा मानने की इसमें बात, मैं ले आता हूँ कलम और दावत। आप बुरा मत मानिए, अगर आपको इसमें से कोई भी गीत पसंद नहीं आ रहा है तो क्या है मैं अपनी कलम ले आता हूँ और आपके लिए क्या है नए गीत लिख देता हूँ। जी नए चाहिए नहीं गए लिख देता हूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। अगर आपको ये पुराने वाले गीत नहीं चाहिए तो मैं और आपको अच्छे अच्छे गीत लिखकर देता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, यानी कि जन्म पे जो गीत गाए जाते हैं मैं उसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मरण का लिखूं, किसी के मरने के बाद जो शोक गीत है मैं उसको भी लिख सकता हूँ। गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं, यानी कि गीत
जो विजय गीत है मैं उसको भी लिख सकता हूँ और सरड़ का भी गीत लिख सकता हूँ। ठीक है, यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यानी कि जो ये गीत है वो रेशमी है, किससे बना है, खादी का। ठीक है, यह गीत पित्त का, यह वादी का, और यह गीत, और जो दूसरा गीत है वो कैसे बना है, पित्त का, यानी कि मन को खराब करने वाले गीत को भी मैं लिख सकता हूँ। बस आप बताइए कि आपको कैसा गीत चाहिए। कुछ और डिजाइन भी हैं, यह इल्मी, यानी कि और कुछ भी और भी डिजाइनें हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मैं वैसे आपको गीत दिखा दूंगा। यह लीजिए चलती चीजें नई फिल्में, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। ठीक है, अगर आपको तनाव युक्त रहना है तो मैं आपको वैसे भी गीत लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो कवि है वो सीधे सीधे कटाक्ष कर रहा है कि अगर लेखक या कविता की कलम स्वच्छंद ना हो, उस पर अगर लगाम लगा दी जाए तो वो क्या कर, जो कवि है और लेखक है वो अपने भावों को नहीं लिख सकता, फिर तो वो वही चीज होती है, गुलामी कर रहा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कटाक्ष क्या है, सरकार की ओर किया गया है। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। अब इसमें कोई ग्राहक उससे पूछ रहा होगा कि इतने सारे कैसे लिख लेते, तो अपनी वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो लिखता ही रहता हूँ, है ना। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, यानी कि जिससे क्या है, जैसे जैसे भाव आते हैं वैसे वैसे मैं गीत लिखता रहता हूँ। जी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत, और कभी कभी क्या है, कभी मैं गुस्से में भी कुछ गीत लिखता हूँ, है ना। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे की है। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, यानी कि मैंने आपको बहुत से गीत दिखा दिए, जैसे इसने कहा कि जन्म वाले गीत दिखाता हूँ, श्रृंगार रस के गीत दिखाता हूँ, शोक गीत दिखाता हूँ, ऐसे उसने कई उसकी जो वैरायटी थी वो बता दी गीत की। अब कहता है अब बहुत ढेर लग चुका है, अब आपको नई चीजें दिखाता हूँ। ग्राहक की मर्जी, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए, अब मैं गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार। अब जो ग्राहक है वो उससे पूछ रहा है कि तुम में जब इतना प्रतिभा है तो तुम गीत क्यों बेचते हो। तो इसमें क्या कहता है, मैं भी ये अपने मन से नहीं बेचता हूँ। क्या है, मैं भी अपने मन से नहीं बेचता हूँ, मुझे भी पता है कि अपनी प्रतिभा को दूसरे का नाम देना गलत है, लेकिन क्या है, मैं भी लाचार हूँ। यहाँ पे इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसीलिए क्या है, जो कवि है वो अपने गीतों को बेचता है। अगर वर्तमान पृष्ठभूमि पर देखें तो ऐसे बहुत से लेखक और कवि हैं जो दूसरों से गीत लिखवाते हैं और अपना नाम दे देते हैं। ये वास्तव में चल रहा है, तो उसी पर कटाक्ष किया गया है कि ऐसे कई प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो मजबूरी के चलते अपनी लेखनी को दूसरे का नाम कर देते हैं। तो जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो देखिए इस कविता में सब साफ साफ देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो गीत फरोश जो कविता है उसमें कवि की जो मजबूरियां हैं, जो दुख है, उसका वृतांत किया गया है। किस रूप में, व्यंग के रूप में। वो पूरी भी बात कह रहा है, उसके साथ वो व्यंग सीधे सीधे कर रहा है ना। तो ये कविता का शीर्षक है गीत फरोश। तो इसमें जो कवि की जो दुखद स्थिति है, या कहो जो मजबूरियां हैं, और जो सामाजिक दाव पेजों का, जो दबावों का जो वर्णन है, वो हमें इस कविता में मिल जाता है। चलते हैं अपनी हम अगली कविता की ओर। तो देखिए अगली कविता है सन्नाटा, है ना। तो सन्नाटा जो कविता है वो आपके किस में है, ये भी आपके गीत फरोश संग्रह में है। ठीक है, और ये कौन से स्थान पर, ये 13वीं कविता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो गीत फरोश है इसमें मैंने 68 कविताएं बताई थी। कितनी बताई थी, 68 कविताएं, है ना। और जो ये सन्नाटा कविता है वो कितने नंबर पे, आपके 13वें पे, और जबकि गीत फरोश कविता सबसे अंतिम नंबर पर है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने जो सन्नाटा है उसमें की कल्पना करी है कि अगर सन्नाटा कोई व्यक्ति होता तो वो कैसे अपने बारे में दूसरों को परिचित कराता, यानी कि अपना परिचय वो दूसरों को कैसे देता, तो उसका वर्णन इन्होंने यहाँ किया है। तो पहले देख लेते हैं इसकी पहली पंक्ति हम। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, यानी कि सन्नाटा कह रहा है कि पहले मैं तुमको अपना नाम बता दूं, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको, यानी कि नाम के साथ मैं अपना क्या बता दूं, अपना धाम यानी कि घर के बारे में बता दूं कि मैं कहाँ रहता हूँ। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं, यानी कि अगर मैं तुम्हें अपने बारे में धीमे धीमे सब बातें बताने लगूं तो तुम चौंक मत जाना। यहाँ पे ये हिदायत दे रहा है कौन, सन्नाटा, किसको, जो व्यक्ति उससे सवाल पूछ रहा है। ठीक है,
कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, यानी कि कुछ लोग जो भ्रम के कारण मुझे क्या नाम दे देते हैं, शांति। कुछ लोग मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ मुझे क्या बोलते हैं, निस्तब्ध है, यानी कि इसके ये क्या है, मौन है, इसके अंदर क्या है, शब्द ही नहीं है। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूं, यानी कि ना तो मैं शांत हूं ना मैं निस्तब्ध हूं, तो फिर मैं क्या हूं। मैं मौन नहीं हूं, मुझ में स्वर बहते हैं, यानी कि मैं मौन नहीं हूं, मुझ में भी क्या स्वर बहते हैं, मुझ में भी क्या है, आवाज है। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है, जो चलता है वह शायद है मेंढक हो, वह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, सन्नाटा कि मैं ना तो शांत हूं ना तो मौन हूं, बल्कि मुझ में भी स्वर है। देखिए जब कहीं पे घनघोर शांति होती है, अगर वहां पे कोई भी कीट या जीव बोलता है तो उसकी आवाज होने लगती है, तो वो सन्नाटे में जो आवाजें होती हैं तो वो किसका प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है, आपके सन्नाटे के जो स्वर है उसका प्रतीक है। यहाँ पर कौन कह रहा है, ये सन्नाटा अपने विषय में बता रहा है। मैं सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं, यानी कि मैं सन्नाटा हूं फिर भी बोलता हूं, मैं शांत बहुत हूं फिर भी डोल रहा हूं, मेरे अंदर शांति है फिर भी मेरे अंदर क्या हलचल रहती है। यहाँ पे विरोधाभास देखने को मिलता है, ठीक है। ये सर ये खड़खड़ सब मेरी हैं, यह रहस्य मैं इसको खोल रहा हूं। अगर देखिए बिल्कुल जहाँ बिल्कुल शांत जगह होती है, अगर वहां पर थोड़ी सी भी हवा बह जाए तो सरसराहट खुद ही उत्पन्न हो जाती है। तो वही बात इस प्रसंग में की गई है। मैं सूने में रहता हूं, ऐसा सूना जहाँ घास उगा करता है ऊना ऊना, यानी कि सन्नाटा जो कहाँ होता है, वो बिल्कुल सूने स्थान पर होता है जहाँ क्या उगती है, घास उगती है, कैसे, ऊना ऊना। और झाड़ कुछ इमलियों की, पीपल के अंधकार जिनसे होती है दूना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जहाँ पे सन्नाटा होता है, यहाँ कोई रहता नहीं है, तो देखिए वहां पर घास भी उगेगी, झाड़ी भी उगेगी, और वहां पे एक अलग ही सन्नाटा पसरा रहता है। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुम देख रहे हो मुझको जहां खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझको जहां पड़ा हूं, यानी कि तुम सभी लोग मुझको देखते हो, मैं कहाँ पे रहता हूँ, कहाँ पे पड़ा रहता हूँ, है ना। मैं ऐसा ही खंडर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसी ही जगहों में पला बड़ा हूँ। अब देखिए सन्नाटा कहाँ देखने को मिलता है, या तो जो खंडर होते हैं, हाँ, या फिर जो जर्जर इमारतें होते हैं, यहाँ पर कोई किसी का आना जाना नहीं होता है, वहां में ज्यादातर सन्नाटा देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ के किले की दीवारों के ऊपर, और कहाँ कहाँ पर मिलूंगा मैं, यहाँ के किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर या भू पर, यानी कि या तो मैं किलों की दीवारों पर मिलूंगा या किले के अंदर मिलूंगा, या मैं क्या समतल भूमि पर जहां पर एकांत हो, है ना। कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है जो मुझे भयानक कर देती हैं छूकर। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं जो सन्नाटा हूँ मुझे क्या मानते हैं, भयानक मानता हूँ, है ना, तो मुझसे क्या है, भय खाते हैं। तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है। अब वो सन्नाटा कह रहा है कि तुम मुझसे डरो नहीं, फिर बाद में कहता है कि वैसे डर कहाँ नहीं है, पर खास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है, पर मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक बात है, वह केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे अब वह यहाँ नहीं। तो इसमें क्या कहा है कि तुम मुझसे डरो नहीं, बस परिवर्तन इतना आया है कि जहाँ पहले बहुत से लोग रहा करते थे, जैसे जैसे परिवर्तन आया, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या है, यहाँ से लोगों का पलायन हो गया और जगह खंडर होती चली गई, तो वहां अब मेरा निवास हो गया। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी। अब देखिए यहाँ पे जो सन्नाटा है वो अपनी जो अतीत की बातें वो बता रहा है, तो यहाँ पे आपको जो कवि हैं उनकी कल्पना शक्ति का परिचय आपको यहाँ पे मिल रहा है कि सन्नाटे को उन्होंने कैसे एक रूप दिया है। तो देखते हैं, यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, यानी कि बहुत पहले यहाँ क्या हुआ करती थी, एक रानी हुआ करती थी। इतिहास बताता नहीं उसकी कहानी, जिसका क्या जिक्र इतिहास में हमको नहीं मिलता है। वह किसी एक पागल पर जान दिए थी, केवल एक यही नादानी, यानी कि वो किससे प्रेम करती थी, एक युवक से प्रेम करती थी। ठीक है, यह घाट नदी का अब जो टूट गया है, यानी कि ये जो घाट है जो तुम लोगों को अभी दिखाई दे रहा है, जो अभी टूट गया है, पहले कैसा था, ये सुदृढ़ था। यह घाट नदी का अब जो फूट गया है, वह यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। यानी कि जो व्यक्ति था वो यहाँ रोज आया करता था और क्या करता था, रोज गीत गाया करता था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं आता है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वह दोहरा दी। जो रानी थी वो उस व्यक्ति से प्रेम करती थी, और यहाँ पे जो पागल है
वो वास्तविकता में पागल नहीं था इंसान, वो एक व्यक्ति था, वो उसके प्रेम में पागल थी, इसलिए यहाँ पर पागल नाम से इसको संबोधित किया गया है। ठीक है। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुपकर गाती, यानी कि जिस व्यक्ति से वो प्रेम करती थी तो उसके गीतों को सुनती, और जब वो बंसी बजाता था तो वो छुपकर क्या है उसके गीत गाती थी। किसी एक दिन राजा ने यह देखा, खींच गई हृदय पर उसकी दुख की रेखा। तो एक बार जब राजा वहां पर आए तो राजा को खबर लग गई थी कि उनकी रानी किसी और को प्रेम करती है, तो क्या हुआ, वो एकदम से उदास हो गए। फिर यह भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सबके झांसों का लेखा जोखा। तो उन्होंने गुस्से में आकर रानी से क्या करा, सवाल जवाब किए, है ना, कि तुम कैसे किसी और से प्रेम कर सकती हो। रानी बोली, पागल को जरा बुला दो, मैं पागल हूँ राजा, तुम मुझे बुला दो। तो रानी यहाँ पर क्या बोलती है कि तुम उस पागल को बुला लो, यानी कि तुम उस व्यक्ति को बुला दो जिससे मैं प्रेम करती हूँ। मैं पागल हूँ राजा, तुम मुझे बुला दो, और तुम क्या है मुझे बुला दो, क्योंकि मैं उसके प्रेम में पागल हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये रानी दूसरे व्यक्ति से प्रेम क्यों करती है, क्योंकि जो राजा होता है वो जबरदस्ती शादी करके लाया होता है किसी रानी को। ठीक है। तो इसीलिए वो ये बात कहती है, मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ राजा, बंसी बजवाकर मुझको जरा सुला दो, कि हे राजा, बहुत दिनों से वो व्यक्ति यहाँ पे मिलने नहीं आया है, एक बार उसे बुला दो ताकि मैं चैन की नींद सो जाऊं। वो राजा था, कोई खेल नहीं था। अब देखिए वो राजा था तो उसके अहम की ये बात लग गई थी कि मेरे होते हुए किसी और से प्रेम कैसे कर सकती है। ठीक है। ऐसे जवाब से उसका कोई मेल नहीं था। उसने रानी ने जब ये कहा ना कि उस व्यक्ति को बुला दो, तो वो क्या हुआ, खिसिया गया। ठीक है। रानी ऐसे बोली थी जैसे इस बड़े किले में कोई जेल नहीं थी। तो रानी ने तो ऐसी बात बोल दी थी कि जैसे अगर वो कहेगी तो वो राजा बुला ही देगा उस व्यक्ति को, उसे कोई भय नहीं था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस महल में कोई जेल नहीं है ना। तो उसके तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। अब यहाँ देखिए, जब राजा को रानी के बारे में पता चलता है कि किसी और से प्रेम करती है तो क्या करता है वो राजा, पहले तो उसे दुख होता है, बाद में उसे क्या है उसकी जो आत्मसम्मान पर ये चोट सी लगती है। हालांकि वो जबरदस्ती शादी करके उसे लाया था, पर वो ये चाहता था उसकी रानी उससे प्रेम करे, है ना। तो बाद में क्या करता है, उससे क्या करता है, फांसी पर चढ़वा देता है ना। रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। तो जो उसके जो शरीर था, कोमल जो शरीर था, वो कहाँ झूला था, फांसी पर यही झूला था, इसी किले में झूला था। हाँ, पागल की भी यही, रानी की भी यही, राजा हंसकर बोला, रानी तू भूली थी। तो उसने पागल को भी मरवा दिया, यानी कि जो उसका प्रेमी था उसको भी मरवा दिया, और रानी को भी मरवा दिया। फिर चलते अपने अगले प्रसंग की ओर। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना, हर जगह गूंजता था पागल का गाना, बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी हंसकर सुन पड़ता था ताना। अब देखिए इस प्रसंग में क्या है, राजा ने दोनों को मरवा दिया था, लेकिन उसे बार बार क्या है अपनी रानी की बातें याद आया करती थी कि उसने दोनों को मरवा कर एक ही कर दिया, है ना। तो उसे ये काफी ज्यादा कचोटता था। तो यहाँ पे क्या कह रही थी वो रानी, कि रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना, और जो रानी की जो बातें थी, जो उससे या कहें सपने में या उसकी कल्पना में जो वो रानी आती थी, तो उससे कुछ ताने दिया करती कि तुम तो हम दोनों को अलग करना चाहते थे, लेकिन तुमने हम दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, हमें एक साथ कर दिया। तो जो रानी की जो बातें थी वो क्या है उसके कान में चुभती थी। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते। ऐसे ही करके दिन गए, साल गई, है ना। तो कई वर्षे बीत गए उसमें। तो ऐसे कई राजा भी आए, वो भी चले गए, रह गए किले के कमरे रीते रीते। और जब सभी लोगों की मृत्यु हो गई तो क्या किले क्या रह गए, खाली रह गए। ठीक है। तो तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, कि तब मैं इस किले में आया था। पहले तो यहाँ पे जीवन था, यहाँ पे सभी लोग रहते थे, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आया, आक्रमण हुआ, लोगों की मृत्यु हुई, तो क्या है ये सब चीजें क्या हुई, रीते रीते यानी खाली खाली रह गए। तब मैं यहाँ आया, अब हम सब मिलकर करते हैं मंचित, और मेरे साथ जो कुछ साथी भी आए, और हम सब क्या करते हैं, खुलकर खेलते हैं या अपने मन को बहलाते हैं। ठीक है।
पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी कोई या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर एक अनजाना सा सकता छा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सन्नाटा क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या है, जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, कि कभी कभी जो पागल है वो रानी को लेकर आ जाता है, यानी कि कोई अगर सन्नाटे वाली जगह पे पहुंच जाए और वहां पे 8-10 लोग पहुंच जाए तो वहां पे सन्नाटा तो रहेगा नहीं, है ना। तो जो जो जानवर वगैरह होंगे, जो पक्षी वगैरह, उल्लू वगैरह होंगे, वो भी उड़ जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर एक अनजाना सकता छा जाता है। जब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या है, वो सन्नाटा खत्म हो जाता है और मेरे जो साथी हैं वो भी क्या है, उदास हो जाते हैं, क्या उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए इस जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने सन्नाटे को लेकर एक काल्पनिक कविता रची। इन्होंने जो सन्नाटा है उसे एक जीवन दिया है ना, कि कैसे सन्नाटा उत्पन्न होता है, कैसे उसकी जो रहन सहन है ना, वो रहता है, और कैसे लोग सन्नाटे से डरते हैं जबकि डरने वाली कोई बात नहीं होती है। तो इसी सब का वर्णन इन्होंने अपनी इस कविता में कहा है। अब चलते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की अगली कविता की ओर, जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो देखिए अगली जो आपकी कविता है तो कौन सी है, सतपुड़ा के जंगल। महत्वपूर्ण रचना है ये आपके यूजीसी नेट में भी लगी हुई है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रकाशन कब हुआ, 1939 में, ठीक है। और ये कौन से काव्य संग्रह में, तो ये भी गीत फरोश में है, और ये आपके 33वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, 33वें नंबर पे है। और जो आपकी सन्नाटा थी वो 13वें नंबर पे है, और आपका जो गीत फरोश है वो सबकी सबसे अंतिम नंबर पर है, याद रखेंगे इसे। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कवि ने इसे बैतूल शहर के सोनाहरी पहाड़ी पर बैठकर लिखा था। जो कवि हैं, सतपुड़ा जंगल कविता की रचना उन्होंने कहाँ करी थी, बैतूल शहर के सोनाहरी पहाड़ पर बैठकर की थी। तो वर्तमान में सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, आपके होशंगाबाद जिले में। जो अभी इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया, नर्मदापुरम। होशंगाबाद को क्या कहते हैं हम वर्तमान में, नर्मदापुरम। अब होशंगाबाद को क्या कहा जाता है, नर्मदापुरम। तो जो वर्तमान में सतपुड़ा के जंगल हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंतर्गत, जो कहाँ पर है, होशंगाबाद या नर्मदापुरम में। तो देख लेते हैं इनकी पंक्तियों को। तो यहाँ पर सतपुड़ा के जंगलों के, इसकी जो पृष्ठभूमि है, भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के जंगल के आधार पर तय की है कि सतपुड़ा के जंगल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से जीव रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से आदिवासी जनजाति रहती है, उनका जीवन कैसा होता है। तो उसका वर्णन हमें कहाँ मिल जाता है, आपके इस कविता में मिल जाता है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, यानी कि जो सतपुड़ा के घने जंगल हैं वो कैसे हैं, ऐसा लग रहा है वहां जो नींद में डूबे हुए हैं, ठीक है। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धसना पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने से। तो कैसे हैं, यहाँ पे ऊंची ऊंची झाड़ी देखने को मिलती है, तो वो इतनी ऊंची हो गई तो ऐसा लगता है जैसे कि जो जंगल है वो अपनी आंखें बंद किए हुए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ना तो इसमें हवा घुस सकती है, इसमें जो कवि कहना क्या चाह रहा है कि इसमें ना तो हवा घुस सकती, इतने घने जंगल है ये, ठीक है। उसके बाद सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, बनने के पथ को ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो धलो, इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से उंगते अनमने जंगल। कि यहाँ पर देखिए और क्या क्या देखने को मिलता है आपको, जंगल में सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते आदि देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो अगर इस पर चल सकते हो तो चढ़ो, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगी, कीचड़ भी देखने को मिल जाएगी, है ना। अटपटी उलझी सी लताएं डालियों पर खींच खाएं, यानी कि यहाँ की जो लताएं हैं वो पेड़ों पर उलझी हुई सी हैं, पैरों को पकड़े अचानक, प्राणों को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं, बलासी पाली लताएं, लताओं के बने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। अब देखिए यहाँ पर लताओं का वर्णन किया गया है कि जो लताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे सांप ने आपको पकड़ लिया, अगर आपके पैर एक बार उसमें फंस गए तो ऐसा लगेगा आपके प्राण
अभी निकल जाएंगे, है ना। तो इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे चलते हैं। मकड़ियों के जाल मुंह पर, सिर पर बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर, बात झंझा बहन करते, चलो इतने सहन करते, कष्ट के ये सने सने जंगल, नींद में उगते जंगल। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है आपको। यहाँ पे देखिए मकड़ियों के जाल देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ ही आपको मच्छरों, जो बड़े बड़े जो मच्छर होते हैं वो भी आपको देखने के मिल जाएंगे। अगर वो एक बार किसी को काट लें तो कैसे दाग पड़ेंगे, काले दाग पड़ जाएंगे और लाल मुंह पर, और आपका मुंह कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। बात झंझा बहन करते, और यहाँ पे जो वायु है वो झंझावात की तरह बहती है। ठीक है। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। तो उनमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें देखिए अजगर पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें 7 पहाड़ भी पाए जाते हैं। सतपुड़ा के जंगल में कितने पहाड़ हैं, 7 पहाड़ों का जिक्र है इसमें। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सतपुड़ा जंगल में कितने पहाड़ों का वर्णन है, 7 पहाड़ों का वर्णन है। और इसके अलावा इसमें शेर और बाघ भी पाए जाते हैं। जीव जंतुओं का भी इस प्रसंग में वर्णन है। इन वनों के खूब भीतर, 4 मुर्गे 4 तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजय वन के बीच पैठे, झोपड़ी पर फूस ढाले, गोंड तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती धांस गाती, महुए से लपकती, मत गा करती, बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, ढोल इनके। तो देखिए इस प्रसंग में क्या है, जो सतपुड़ा जंगल में जो जनजाति, सतपुड़ा जंगल में जो जनजाति रहती है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो और वो किस किस का को पालती है, तो देखिए इस वन में कौन रहते हैं, 4 मुर्गे रहते हैं, 4 तीतर रहते हैं, है ना। तो वो कौन कौन लोग इन्हें पालते हैं, तो गौंड जनजाति। गौंड जनजाति देखिए महत्वपूर्ण है। अभी ये जो अभी दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था आपका 2023 का यूजीसी नेट में, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि सतपुड़ा के जंगल में कौन सी जनजाति का वर्णन किया गया है। तो एक तो आपका ऑप्शन था भील, दूसरा था आपका गौंड, है ना। तो उसमें क्या आएगा आपका गौंड। तो याद रखेंगे, ये अगर पूछ लिया सतपुड़ा के जंगल में कौन सी जनजाति का जिक्र किया गया है, तो गौंड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो इस जंगल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो गौंड जनजाति रहती है। तो उनके जो घर है वो कैसे बने हुए हैं, झोपड़ी बनी हुई है, किसकी, घास फूस की, है ना। और इसके साथ ही वो मुर्गों और तीतरों को पालते हैं। और जब होली आती है तो क्या करते हैं, वो महुओं का सेवन करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। इसके बाद सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डों खाइयों में, घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल। ठीक है। लता पागल, बात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों में खूब भीतर। यानी कि देखिए यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल में और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको खाई देखने को मिल जाएगी, गड्ढे देखने को मिल जाएंगे, और जो घास हैं और जो पलास के जो वृक्ष हैं, साल के वृक्ष आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही मैंने बताया इसमें तीतर मुर्गे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जंगल के अंदर पाए जाते हैं, यानी बीच में पाए जाते हैं, है ना। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उथित चहर वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसे मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। तो ये जो कहाँ तक फैला हुआ है, क्षितिज तक फैला हुआ है ना। तो इसका रंग है वो कैसा है, मटमैला रंग है। जैसे मृत्यु का रंग क्या माना गया है, काला, ठीक उसी प्रकार से इसका रंग भी कैसा है, ज्यादा हरे होने के कारण इसका रंग दूर से कैसा प्रतीत होता है, काला, है ना। तो धसो इनमें डर नहीं, मौत का ये घर नहीं, उतर कर बहते अनेक हो, कल कथा कहते अनेक हो, नदी निर्जर और नाले, इन वनों में गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरंदल, चंद के कितने किरंदल, है ना। तो झूमते वन फूल कलियां, हरित दूरबा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रस में, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। तो देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, आपके नदियां मिल जाएंगी, आपके झरने मिल जाएंगे, नाले देखने को मिल जाएंगे, और लाखों पक्षी इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको 100 हिरणों का दल भी इसमें देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो क्या, और यहाँ पे इसके अतिरिक्त आपको हरित दुर्वा, हरित जो घास होती है, दुर्वा घास होती है, वो भी देखने को मिल जाएगा। रक्त किसले, और रक्त के समान जो किसले हैं जैसे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पूत पावन पूर्ण रस में,
सतपुड़ा के घने जंगल। और जो हमारा जो सतपुड़ा के जो जंगल है वो किस प्रकार है, जो रस में समान है ना। तो वो अपने आप में कई क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण प्राकृतिक वस्तुओं को समाहित किए हुए है। तो उपयुक्त जो हमारी कविता है, तो इसमें क्या है, सतपुड़ा के जो जंगल हैं उसका ही जिक्र किया गया कि सतपुड़ा के जंगलों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन से जीव पाए जाते हैं, कैसे पेड़ पाए जाते हैं और कैसे पक्षी पाए जाते हैं ना, और कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कविता भी समाप्त होती है। तो आज के शीर्षक में हमने अपनी 3 कविताओं को कंप्लीट किया है। तो पहली कविता हमने देखी थी गीत फरोश, उसके बाद कौन सी देखी थी हमने, सन्नाटा, और उसके बाद देखी हमने अपनी सतपुड़ा के जंगल। तो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सत्र में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।